जय हिंद दोस्तों। तो आज हम वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो। तो यूपीएससी का सीएपीएफ, सीडीएस, एसएससी हर एग्ज़ाम में फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन बनते हैं और ये आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है कि फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, इससे क्या बेनिफिट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो भी वीडियोज़ हैं करंट अफेयर की। तो चलते हैं, हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से बात करते हैं फंडामेंटल का। तो फंडामेंटल राइट्स जो थे, द फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके पार्ट 3 में आते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स हैं यहाँ से आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। तो ये आते हैं पार्ट 3 में, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। तो अगर मैं फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ तो इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, तो आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या हुआ कि एक राजा थे जिनका नाम था किंग जॉन, इंग्लैंड के। तो वहाँ पर कुछ जनता ने के विरोध प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो कुछ अपने मतलब राजा उनका एक तरह से दबाव बनाता होगा। ठीक है, जैसे अपनी मनमानी चलाते ना राजा लोग, तो वहाँ के जनता ने इनके अगेंस्ट एक रिवेलेंस खड़ा कर दिया। तो अगेंस्ट उतर आई। तो राजा ने बोला चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारी बात मान लेते हैं, कुछ आपको राइट्स दे देते हैं। ठीक है, तो जनता के डेवलपमेंट के लिए, जनता के विकास के लिए, जनता की भलाई के लिए कुछ राइट्स दे दिए गए। तो वो जो राइट्स दिए गए थे उन्हीं को बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो इसीलिए इनको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो फंडामेंटल राइट्स को इन्हीं को बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो ये देख सकते हैं इंग्लैंड, तो 1215 में इंग्लैंड के राजा जॉन वॉज द रिटन डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट। तो हमारा जो भारत का संविधान है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, और सबसे बड़ा लिखित रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का ही है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं आगे, देखते हैं। तो यहाँ से हम बात करते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनको। ये द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड 6 फंडामेंटल राइट। तो 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड कर रखे हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो पहला तो है राइट टू इक्वलिटी। तो राइट टू इक्वलिटी की अगर बात करते हैं तो ये आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल में, अभी ब्रीफ ऐसे ही ऊपर ही ऊपर देख लेते हैं। दूसरा है राइट टू फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 से स्टार्ट होता है आर्टिकल 22 तक। फिर आता है राइट्स अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। तो ये आते हैं आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन वो आता है आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर कल्चर एंड एजुकेशन राइट वो आते हैं 29 से 30 तक। और फिर आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आते हैं 32 में। तो इनके बारे में हम बाय वन एक एक करके जाएंगे और एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, एसएससी पूछ लेती है कि राइट टू इक्वलिटी, या कोई सी भी एग्जाम में पूछ लेगा राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल से लेके कौन से आर्टिकल तक है। तो आर्टिकल 14 से लेके 18 तक है राइट टू इक्वलिटी। ऐसी फ्रीडम जो है 19 से लेके 22 तक। एक्सप्लॉयटेशन है 23 से 24 तक। और फ्रीडम और रिलीजन है 25 से लेकर 28 तक। और राइट कल्चरल एजुकेशन राइट 29 से 30 तक। और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी तो 32 में आते हैं। तो हम चलते हैं एक एक करके सबके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो राइट टू इक्वलिटी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये आर्टिकल 14 में आता है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा तो राइट टू इक्वलिटी कौन से आर्टिकल में आता है, तो वो आता है आर्टिकल 14 में। तो अब ये राइट टू इक्वलिटी क्या बोलता है? राइट टू इक्वलिटी बोलता है कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो अमीर हों या गरीब हों, ठीक है, काला हो या गोरा हो, चाहे कोई से भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो और सिख हो, सब कानून की नज़र में सब इक्वल हैं। क्या है? सब बराबर हैं। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन दी जाए उन्हें ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में। द राइट टू एक्सटेंड ऑल द पर्सन वेदर, देखो चाहे वो पर्सन वेदर द पर्सन सिटीजन और फॉरनर, या सिटीजन हो या फॉरनर हो, तो भारत का आर्टिकल 14 सबके लिए है, चाहे वो सिटीजन हो इंडिया का या फॉरनर हो, या फिर स्टेचुरी कॉरपोरेशन हो या कोई भी कंपनी हो, सबके लिए समानता वाला व्यवहार करना चाहिए। तो ये आर्टिकल हमारे लिए 14 ये सब बताता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। तो अब मैं इसके बारे में बात करता हूँ। राइट टू इक्वलिटी में कुछ एक्सेप्शन केस हैं, मतलब कि जहाँ पर राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 लागू नहीं होगा। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हुए, राष्ट्रपति जी हुए प्रेसिडेंट। अब क्या हो, प्रेसिडेंट हुए प्लस गवर्नर हुए, स्टेट के गवर्नर।
अब क्या हुआ, जैसे राइट टू इक्वलिटी सबके लिए कानून समानता वाला है, ठीक है। अगर मान लो किसी बंदे ने, मिस्टर एक्स ने कोई क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, तो अगर इसको 10 साल की सज़ा होगी, तो मिस्टर वाई को, अगर वाई ने भी मर्डर कर दिया तो इसको भी 10 साल की सज़ा होगी, और हाल के हाल इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक। तो ये है इक्वल कानून होगा। लेकिन अब एक्सेप्शन केस क्या है, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं और हमारे गवर्नर हैं, इनके साथ क्या होगा, जब तक ये कार्यकाल में रहेंगे, मतलब इनका टर्म जो चलता रहेगा, अगर उस टाइम पे ये कोई भी क्राइम कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, कोई भी XYZ कोई भी क्राइम कर देते हैं, तो उस टाइम पे इनको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। पुलिस उस टाइम पे इनको अरेस्ट नहीं करेगी। क्या होगा, जैसे इनका टर्म ओवर हो जाएगा, इनका टर्म 5 साल बाद इनका जो टर्म ओवर हो जाएगा, उसके बाद पुलिस इनको डिटेन कर लेगी, यानी कि इनको पुलिस पकड़ लेगी। तो ठीक है, तो आर्टिकल 361 यही बोलता था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर आर नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट। तो कोई भी कोर्ट के आगे आंसरेबल नहीं है, और सिविल केस हो या क्रिमिनल केस हो, कोई भी केस हो, आंसरेबल नहीं है जब तक वो अपने टर्म ऑफ देयर अपने ऑफिस में है। तो ये था। चलते हैं हम आगे, इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। चलते हम आगे, तो आगे हम देखते हैं आगे कौन सा है, आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 के ऊपर, जैसा कि आपने मूवी भी देखी होगी, एक आर्टिकल 15 आया था। आर्टिकल 15 आयुष्मान खुराना की मूवी थी। तो आर्टिकल 15 क्या बोलती है, तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, भेदभाव ना किया जाए। तो आर्टिकल ये बताता है कि आर्टिकल 15 बताता है किसी के भेदभाव ना किया जाए। क्या होता है, जैसे आपने USA में, अमेरिका में देखा होगा, काले गोरे को लेके बहुत भेदभाव होता है। तो यहाँ पर भी वही बात बोल रहा है, दैट नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेट ऑन ग्राउंड ऑफ, कोई भी धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, कोई भी रेस के नाम पे, कोई भी कास्ट के नाम पे, कोई भी सेक्स के नाम पे, मतलब सेक्स मेल हो या फीमेल हो, ऐसे किसी भी, या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे, ऐसा कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन केशन प्रोविजन मेड बाय, क्या हुआ, वुमेन और चिल्ड्रन, आपने सभी ने देखा होगा क्या होता है कि आज एज़ कम्पेयर टू मैन, वुमेन काफ़ी पीछे हैं। चाहे वो, अगर हम जॉब की बात कर लें, अगर आप भी देखें गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखें, तो कितनी वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना कम है, कम है, ठीक है। और वहीं जैसे कि अब अगर मैं पार्लियामेंट में बात कर लूँ, तो वहाँ पर कितने MP, कितनी वुमेन जो है कम है, तो इसीलिए, और काफ़ी कम है, तो इसीलिए इन लोग को स्पेशल थोड़ा वो दिया जाता है कि हाँ भाई, इन लोग का डेवलपमेंट हो सके, वुमेन का डेवलपमेंट हो सके। और कुछ सोशल एजुकेशन OBC या अदर बैकवर्ड क्लास जो होती हैं, उनको क्या होता है, थोड़ा रिजर्वेशन दे दिया जाता है कि भाई इनका भी डेवलपमेंट हो जाए, इसलिए इनको रिजर्वेशन दे दिया जाता है। तो ये एक्सेप्शन केस है, ठीक। तो चलते हम आगे, नेक्स्ट है हमारा इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। तो आर्टिकल 16 कहता है कि हर इंसान को, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, हर इंसान अधिकार रखता है कि उसको भी वो, बस उसको भी नौकरी कर सके। बस बात ये होनी चाहिए कि अगर कोई क्वालिफिकेशन मेंशन कर रखी कि इतनी इतनी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो वो क्वालिफिकेशन के आधार पे उसको एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि भाई, मान लो एक मिस्टर एक्स है और एक वाई है, दोनों के पास मान लीजिए इनने भी 10th पास कर रखी, इनने भी 10th पास कर रखी, और क्वालिफिकेशन 10th ही मांगी। तो ऐसा हुआ कि मिस्टर एक्स को तो जॉब पे रख लिया, लेकिन वाई को नहीं रखा, ठीक। जबकि जॉब की दोनों के पास सेम वो है, क्वालिफिकेशन है। तो ऐसा नहीं हो सकता, सबको इक्वलिटी के साथ अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन केस है। अब देखा होगा SC और OBC, इनके पास कुछ रिजर्वेशन सरकार ने दे रखा है, ताकि इनका भी विकास हो जाए, इनका भी डेवलपमेंट हो जाए, इनका भी विकास हो जाए, इनका भी कुछ डेवलपमेंट हो जाए। तो आप इनके बारे में ये पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से आपको पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं हम आगे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा अबोलिशन ऑफ आर्टिकल 17। तो आर्टिकल 17 बोलता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ छोटी कास्ट के लोग होते हैं, तो या उनके ऊपर आपने देखा होगा पहले के ज़माने में थोड़ा अनटचेबिलिटी चलता, समझ रहे होंगे जो है वो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी चलता था कि भाई उसने ये छू लिया तो हम ये नहीं करेंगे, हम ये नहीं पकड़ेंगे, ऐसा चलता था पहले के ज़माने में, आज भी कुछ जगहों में देखा जा सकता है। तो वही आर्टिकल अगर ऐसा हो रहा है, तो आर्टिकल 17 ये, हाँ एक बात मैं और आपको बता दूं, क्या है फंडामेंटल राइट्स, क्या होता है फंडामेंटल राइट्स। अगर आपका इसमें से कोई भी आर्टिकल, अगर जो भी फंडामेंटल राइट आता है, अगर कोई भी आपका वॉयलेट होता है, तो आप जैसे, अब अगर आप केस करते हैं, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है, तो आप सीधा डायरेक्ट जा सकते हैं कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट में,
कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। आपको ये हायरार्की मतलब ये यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं अगर कोई भी आपका फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है। तो ये कुछ बेनिफिट है फंडामेंटल राइट्स के। तो चलते हैं हम आगे देखते हैं 17। आई होप समझ में आ गया। तो हाँ देखिए, अनटचेबिलिटी में देखिए, प्रीचिंग अनटचेबिलिटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जैसे पर्सन फ्रॉम एंटरिंग शॉप, आप किसी भी पर्सन को नहीं बोल सकते कि आप शॉप में या होटल में या पब्लिक प्लेस पे आप मना नहीं कर सकते कि भाई तू नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, तू ये है, तू वे है। तो ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। वर्क प्लेस या एंटरटेनमेंट या कोई मंदिर, आपको सभी को पता होगा, मंदिर हो या मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, पहले लोग मना कर देते थे कि भाई ये तू नहीं आएगा। तो ऐसा अब वर्शिप भी कहीं पर भी कहीं भी कर सकते हैं। पब्लिक प्लेस एंटरटेनमेंट जा सकते हैं, आप मना नहीं कर सकते। रिफ्यूजिंग टू एडमिट हॉस्पिटल, एजुकेशन एंड इंस्टीट्यूशन में, इनमें भी मना नहीं कर सकते। establishment for public benefit, justifying untouchability, traditional religion, philosophy and other ground institution, a person belonging to the scheduled caste, untouchability। तो आप इनके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं, हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आर्टिकल है आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 18 बोलता है अबॉलिशन ऑफ टाइटल। तो ये टाइटल क्या है मैं आपको बता दूं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश टाइटल एंड द मेक्स 4 प्रोविजन इन दैट रिगार्ड। इट prohibits the state from the confirming any title any citizen for foreigner except। देखो क्या हुआ, मान लीजिए आप हैं, ठीक है, या कोई भी है, मिस्टर एक्स है। अब ये विदेश गए, विदेश में इन्होंने कोई अच्छा काम कर दिया, तो वहाँ के राजा ने या मतलब वहाँ के प्रेसिडेंट ने इनको कोई खिताब दे दिया, कोई भी खिताब ये दे दिया, कोई भी टाइटल दे दिया। मान लीजिए इनको बोल दिया टाइगर, टाइगर और टाइगर करके टाइगर बोल दिया, या कुछ भी लेजेंड या लॉर्ड कुछ भी लगा दिया इनके आगे, लॉर्ड वाली खिताब दे दी, उपाधि दे दी। तो अगर ये इंडिया वापस आते हैं तो ये अपना टाइटल नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर टाइटल लगा लेंगे तो क्या होगा, एक तरह से फिर सामने वाले से अरे भाई ये तो लॉर्ड है और ऐसा लगा रहे तो भी बहुत बड़ा है, तो मतलब एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगा या फिर अनइक्वालिटी हो जाएगी। तो इसी वजह से हाँ, तो ये नहीं माना जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन केस हैं, जैसे मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मान लीजिए कोई आर्मी का बंदा है, ठीक है, जो मेजर है, तो अब भाई उसने तो गेन करी है ना उपाधि, वो तो ली है उसने, तो वो अपने नाम के आगे मेजर लगा सकता है। अब एकेडमिक जैसे कोई पीएचडी कर लेता है तो वो अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन केस हैं, तो इनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। मैंने आपको जितना बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, हम नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। तो यहाँ से आर्टिकल स्टार्ट होता है राइट टू फ्रीडम वाला। तो राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19, 20, 21, 22 ये आते हैं। तो आर्टिकल जो 19 है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल बात करता है, ये प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन के बारे, द गारंटी ऑफ ऑल सिटीजन, 6 फ्रीडम। तो 6 फ्रीडम के बारे में आर्टिकल 19 बात करता है। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा। तो पहला मैं बात करता हूँ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब लोगों के पास अपनी स्पीच खुल के बोलने का अधिकार है, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई आप गलत वर्ड यूज़ करने लगो, तो गलत वर्ड भी यूज़ नहीं करना है किसी के खिलाफ, ठीक है, ताकि सामने वाले को बुरा लग जाए या कुछ ऐसा कुछ हो जाए, फील हो जाए, तो ऐसे गलत शब्द भी यूज़ नहीं करना। लेकिन आपके पास अधिकार है, ठीक है। चलते हैं, तो राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म। तो आप कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन विदाउट आर्म, ठीक है, कोई भी हथियार वथियार लेकर नहीं, आप आराम से इकट्ठा हो सकते हैं, असेंबल हो सकते हैं। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियन एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, आप यूनियन भी बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बना सकते हैं। और राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, और इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं पर भी घूम सकते हैं, ठीक। और फिर है राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, यानी कि आपके पास अधिकार है, आप कोई भी प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी आप बिजनेस या कोई भी ट्रेड, कोई किसी का भी ट्रेड आप कर सकते हैं। तो ठीक है, इतना आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। चलते हैं हम आगे। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल बोलता है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। तो आर्टिकल 20 बोलता है कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, फॉर ऑफेंस के बारे में। तो इसमें क्या होता है, ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द आर्बिट्ररी एक्सेसिव पनिशमेंट टू अक्यूज्ड एनी वेदर सिटीजन फॉरनर लीगल पर्सन लाइक अ कंपनी। इट प्रोवाइड दैट नो पर्सन शैल बी कन्विक्ट एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन इन फोर्स ए टाइम और कमीशन फॉर एक्ट। देखो भाई, इसमें क्या बोल रहा है, आर्टिकल 20 क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि किसी बंदे ने जैसे कि मान लीजिए किसी बंदे ने कोई क्राइम कर दिया, ऑफेंस कर दिया कोई, तो उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए जैसे डबल जियो पार्टी, मतलब मान लो अगर उसने 2 गुनाह करे, ठीक है, तो मान लो 2 मर्डर करे, ऐसा नहीं होगा कि पहले 10 साल की सज़ा दे दी,
ठीक है। अब ये 10 साल की सज़ा ख़त्म हो जाएगी, फिर उसको 10 साल की दे दी, तो एक ही बार होगा, तो उसको बोलते हैं डबल जियोपार्डी। इसमें मैंने मेंशन नहीं कर रखा है क्योंकि आपको इतना ही मैं बता देता हूँ, ठीक है। और दूसरा होता है, और भी होते हैं, तो मतलब ऐसा कुछ इनको राइट्स दिए जाते हैं, ठीक है। आगे मैं वो चीज़ मेंशन कर लूँगा, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आया होगा और इसको आप पढ़ भी सकते हैं। चलते हैं आगे। तो आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल हमारी जो लिबर्टी है, जो भी लिबर्टी है, उसके बारे में बात करता है आर्टिकल 21। डिक्लेयर दैट द नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर बाय लॉ। क्या है कि किसी भी इंसान की लाइफ के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन क्या है, लेकिन कुछ प्रोसीजर हैं इस्टेब्लिश बाय लॉ। कुछ प्रोसीजर है, मान लो कुछ वैसा हो गया तो उसके तहत सरकार कर सकती है। मान लो कोई क्राइम भी कर दिया तो एक प्रोसीजर फॉलो कर जाएगा, कानून फॉलो कर जाएगा, उसके तहत फिर एक्शन दिया जाएगा। तो राइट इज़ अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन। तो ये राइट अवेलेबल है सिटीजन के लिए भी और नॉन सिटीजन के लिए। राइट टू लाइफ नॉट merely confined to the animal existence survival but include right to live in humanity dignity। तो ये इंसानों के लिए है, ठीक। चलते हैं हम आगे। हाँ, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, पूछा गया है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन अभी आपने पढ़ा। राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 21। अब ये आर्टिकल 21A, तो ये बोलता है राइट टू एजुकेशन। क्या है कि ये जोड़ा गया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में। तो मैंने इसको हाईलाइट कर दिया क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 21A कौन से अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। तो वो जोड़ा गया 86 अमेंडमेंट, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया था। हाँ, और जो DPSP होता है उसके अंदर भी आर्टिकल 45 को मेंशन कर रखा है। तो ये बोलता है राइट टू एजुकेशन के बच्चों को, जो होते हैं बच्चे, उनको 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी सरकार, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 बोलता है। चलते हैं हम आगे। आगे हम आर्टिकल की बात करते हैं, वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो आर्टिकल 22 बोलता है अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में, ठीक है। ऑलराइट। तो इसमें क्या होता है, डिटेंशन ये टू टाइप। तो डिटेंशन जो होते हैं दो तरह के डिटेंशन होते हैं। एक डिटेंशन दो तरह के होता है, एक होता है प्यूमेटिव, एक होता है प्रिवेंटिव आफ्टर द ट्रायल एंड कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है कि ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद उसको सजा वजह सुनाई जाती है, फिर उसको पकड़ा है। लेकिन प्रिवेंटिव में क्या होता है, विदाउट ट्रायल विदाउट वारंट के आपको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 22 डील राइट टू इन्फॉर्म द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट। अगर आपका ये कहाँ है, राइट टू इन्फॉर्म ऑफ द ग्राउंड ऑफ, अगर आप अरेस्ट कराए तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा। जो भी हाई कोर्ट वगैरह, मतलब सॉरी, जो भी कोर्ट वोट हो, आपको 24 घंटे के अंदर उसके पास ले, देखिए ये बोला कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा, अरेस्ट करा बताना पड़ेगा। तो कंसल्ट एंड प्रिफर्ड अ लीगर, उसको एक वकील कराना पड़ेगा। राइट टू रिलीज आफ्टर 24 अनलीज द मजिस्ट्रेट, तो वही 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के आगे। तो ये बोलता है आर्टिकल 22। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। और जो भी आर्टिकल 22 के आगे हैं वो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप हमारे चैनल पर जाके देख भी सकते हैं। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।